हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आ गए हैं हम फिर से आप लोगों के सामने अपनी सीरीज लेकर, जिसमें हम आपको क्या करा रहे हैं, आपको करा रहे हैं बेस्ट 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के फॉर नीट एंड जेई मेन। जो जेई मेंस के बच्चे हैं, जेई मेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल सीरीज है। स्पेशल एकदम बढ़िया मस्त। और उनके लिए भी है जो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भी इस सीरीज को। बस ये है कि वो जो बोर्ड में 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो 11th के टॉपिक छोड़ दें, 11th के टॉपिक ना। ठीक है। बाकी जो जेई मेंस और नीट के लिए अगर उन्हें तो सारे करने हैं। क्योंकि बोर्ड में क्या होने लगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आने लगा, तो न्यूमेरिकल पोर्शन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप भी इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक लाइट रह गई खोलने के लिए, ये देखो। अब कुछ मेरी चेहरा दिखाई दिया, भूल गया था मैं लाइट खोलना। अभी नया नया थोड़ा सा सेटअप है तो भूल जाते हैं। चलिए ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर की शक्ल क्या आज काली काली सी नज़र आ रही है। वैसे तो काली ही है, पर इतनी भी नहीं है। चलो करते शुरू। आज क्वेश्चंस जो 2024 के आए हुए हैं आपके, उन क्वेश्चंस को लगाएंगे जेई मेंस वाले, जो 2024 वाले क्वेश्चन। मैंने कहा था इन 100 क्वेश्चन में हम नीट के भी कुछ क्वेश्चन पुराने आए हुए कुछ ही लेंगे, नीट के तो जेई मेंस के, लेकिन इससे प्रीवियस ईयर वाले जो 2024 में भी लेटेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे लगवाऊंगा आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। जरा देखो कहाँ तक, शायद 84 तक कर लिया था हमने, 85 से। हाँ, जेई मेंस 2024 वाले क्वेश्चंस, जेई मेंस वाले। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। चलो करते हैं शुरू। पहला ही क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। जरा समझते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए। सॉल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 जेई मेंस 2024। पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो ए और बी। मैंने दो लगा दिए थे। देखो, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करीब करीब 25-26 क्वेश्चन है, मतलब 25-24 के करीब क्वेश्चन। और 84 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 100 क्वेश्चन में से 84 तक हम कर चुके थे। तो अगर हम ये एक एक करके लगाते सारे क्वेश्चन, तो वो 100 से ज़्यादा हो जाते। तो हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन में जैसे 85 है, तो उसमें दो क्वेश्चन दे दिए। जेई मेंस में ये एक क्वेश्चन अलग आया था, देखो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये अलग आया था, और जेई मेंस में ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये अलग आया था। मतलब आया था 2024 के पेपर में ही, 24 में ही। लेकिन हुआ क्या था कि आपको पता है कि जेई मेंस के एक ही साल में 20 पेपर होते हैं, 20 पेपर होते हैं। 10 एक बार होते हैं, 10 एक बार। वो जनवरी में हो गए, फिर जो दूसरे अटेम्प्ट में आपके होते हैं अप्रैल में हो गए। तो 20 क्वेश्चन बन जाते हैं, 20-25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जितने भी पेपर होते हैं, मतलब मैं तो आपको एक आइडिया बता रहा कि इसके करीब कोई पेपर होते हैं, तो हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से एक पेपर में ये ऊपर वाला क्वेश्चन आया था जिसको मैंने ए पार्ट में लिख दिया, और ये बी पार्ट में मैंने जो लिख दिया ये भी 2024 में जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। चलो खैर, दोनों को सॉल्व करते हैं। मैंने क्यों लिखा है ऐसा आपको पता है, क्योंकि वो मुझे तो 16 क्वेश्चन में खत्म करने हैं ना, वो 20-25 क्वेश्चन। जो वो 20-25 क्वेश्चन है वो इन 16 क्वेश्चन में 84 तक हम कर चुके थे, 85 से लेके 100 तक खत्म करने। अब ये कहने के लिए 100 की सीरीज है, मतलब हमने रख रखा है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में कई कई पार्ट लगा रखे हैं। तो कहने के लिए 100 की सीरीज है कि 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, पर 100 नहीं, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। 150 प्लस क्वेश्चन होंगे कम से कम इस चैप्टर में। चलो खैर शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस आर वेरीज। बहुत आसान सा सवाल पूछा। ये जो ए पार्ट है ये 2024 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये सब अब जेई मेंस वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। चलो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्ट, इसमें कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस आर वेरीज एज। मान लीजिए हमारे पास ये एक डाइपोल है, और इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर
अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो कितना आएगा यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके याद होगा, डाइपोल के लिए कितना होता है, बताओ जल्दी फटाफट। सर वो है के पी और बटे में, पूरा लिख देता हूँ, आप सोचोगे पूरा नहीं लिखा सर ने, पूरा लिख देता हूँ, के की जगह लिखता हूँ 1/4πε0, और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है पी और बटे में आर स्क्वायर, ये आता है फॉर्मूले में। इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब आता है, इसमें आता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। पोटेंशियल आ गया डाइपोल का, सेंटर से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल है 1/4πε0 पी बटे आर स्क्वायर। क्या ये पोटेंशियल 1/r² के प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल। तो ऑप्शन देख लो कौन सा बैठेगा, ए में नहीं, बी में नहीं, नहीं नहीं, डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। ये जो पोटेंशियल है कितना आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट पे चलते हैं। नोट कर लिया होगा ये तो, कर दिया, चलो हटाऊं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन पार्ट पे हम चलेंगे, तो फिर इस पे कर लेते हैं, अब ठीक है। चलो अब बी पार्ट को पढ़ो जरा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये भी 2024 का पेपर में आया हुआ है, जेई मेंस का। सारे जो जेई मेंस के हैं आगे तक 100 तक मैंने सारे के सारे करा दिए इसमें, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर बी, इसमें कहा असर्शन और रीजन। देखो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में उनको करने का तरीका क्या होता है, आपको किस तरह से उनको शुरुआत करनी होती है, तो आप सुनो। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप असर्शन को पढ़ना है, असर्शन को पढ़ो और उसे ये चेक करो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। पढ़ो असर्शन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड on moving a positive charge on an equipotential surface is always zero। जो वर्क डन होता है फील्ड का, वो मूविंग चार्ज, मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मान लीजिए मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ए मान लो कोई पॉइंट है, बी मान लो कोई पॉइंट है, जो ए का पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल होगा, ऐसी सरफेस को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो एक ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स, यही नहीं, ये तो मैंने 2 एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, इस पे जितने भी पढ़ेंगे सबका ही पोटेंशियल आपका सेम होगा बच्चों, सबका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। चलो तो ठीक है, हमने तो 2 पॉइंट ले लिए। अब यहां से कहा इसने कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो हम यहां से एक चार्ज को Q को मान लेते हैं और इसको मूव करके हम A से B पे ले जाते हैं, इस तरह से। क्यों सर, ऐसे 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 सांप की तरह क्यों लेके गया, सीधे नहीं ले जा सकते? अरे यार कैसे भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से बी पे लेके जाना है, आप चाहे जैसे ले जाओ, ऐसे लेके चले गए या ऐसे लेके चले गए या ऐसे लेके चले गए, जाना ए से बी पर है, ये ध्यान रखो, कैसे भी चले जाओ, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप ए से बी पर चार्ज को लेके पहुंचते हैं तो ए से बी पर जब चार्ज को लेके पहुंचते हैं आप, तो फील्ड को, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा ये पूछा है। अब भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो किया हुआ वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू, जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हो उसे ले लो,
जहाँ से चले जहाँ पहुँचे, जहाँ से चले वो है इनिशियल पॉइंट, जहाँ पहुँचे वो है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, और बाहर लगा दो माइनस। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी हमें फील्ड का वर्क निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा कि ए से बी तक ले जाने में, इस चार्ज को ले जाने में कितना वर्क किया गया। तो जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं पहले उसे ले लेंगे, ठीक है, और फिर जिस पॉइंट से उठा के चले वो है इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं वो है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वीबी माइनस, और उस पे लगा दो माइनस। अच्छा, अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछ ले, वो ए से बी तक ले जाने में फील्ड ने कितना वर्क किया, देखो सुनो फिर से, ए पॉइंट से चार्ज को उठा के बी तक ले जाने में फील्ड ने कितना वर्क किया, उसके लिए तो फॉर्मूला ये है, इसमें माइनस आता है। और अगर वो ये पूछ ले कि ए से बी तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया, हम उसको उठा के ले जा रहे हैं मान ली, तो हमने कितना वर्क किया, तो उसमें बस इस फॉर्मूले में फॉर्मूला सेम यही रहता है, बस उसमें प्लस आता है, Q इंटू वी बी माइनस वी ए बी, ये फॉर्मूला। अब इन्होंने तो फील्ड का पूछा था ना, ये पहली बात तो ये दो फॉर्मूले रट लो, आपको बार बार काम आएंगे, ठीक है। अब यहां से पूछा था फील्ड का वर्क, तो फील्ड का वर्क निकाल देते हैं सर, यही लगेगा फॉर्मूला, वीबी की वैल्यू। अब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, जो ए का पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल, मतलब वी ए बराबर वी बी। तो उठा के यहाँ पे माइनस का क्यू इंटू में वी बी माइनस वी ए, ये तो दोनों बराबर है, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा, तो माइनस का क्यू इंटू जीरो मतलब जीरो आ जाएगा। इसका मतलब फील्ड का जो वर्क है वो जीरो है। अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ना, यही तो बोला था इसने असर्शन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, मैंने बताया असर्शन और रीजन को ट्राई करोगे जब, सबसे पहले पढ़ो असर्शन, फिर पढ़ो कि वो असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या निकल के आया हमारा असर्शन, पढ़ा हमने, और वो असर्शन हमारा ट्रू निकल के आया है, ये ट्रू है जी, असर्शन ट्रू है, बिल्कुल। फिर अगला स्टेप, अब पढ़ना है रीजन, चलो पढ़ो, उसे भी देखो कि ट्रू है या फॉल्स है। चलो तो इसमें है रीजन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा जी, हाँ जी। अब एक बात सोचो, मान लो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये बात ट्रू है या नहीं, पहले तो ये चेक करो, जो रीजन आपने पढ़ा है वो ट्रू है कि नहीं है, पढ़ो। तो रीजन में कहा है इलेक्ट्रिक लाइन जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल होती है, प्रॉपर्टी है भाई, ये तो प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है कि उसमें से निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, चाहे आगे जाके ऐसे मुड़ जाए, ऐसे बेंड हो जाए, आगे जाके ऐसे बेंड हो जाए, पर यहां से जहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस से वो पास हो रही होंगी वहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री का। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, ये प्रॉपर्टी है। तो रीजन भी क्या है हमारा, ट्रू है जी, रीजन भी क्या आ गया, ट्रू आ गया, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब दोनों ये ट्रू है, लेकिन असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान हो, फिर उसके बाद ये भी चेक करना है कि क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या रीजन की वजह से असर्शन एक्सप्लेन हो रहा है। तो रीजन की वजह से एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं। अच्छा सुनो, रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर, लेकिन क्या इससे जो पहले वाला असर्शन है उसका कोई कनेक्शन बन रहा है, वो एक्सप्लेन हो रहा है, हो रहा है, कैसे,
भाई ऊपर वाले में उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव चार्ज को इधर से उधर ले जाने में कोई वर्क नहीं करता, जीरो वर्क करता है। क्यों? तो हमने लिखा था कि क्योंकि फील्ड का इसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये फॉर्मूला भी और ये भी ये कहां से आए? तो इसका रीजन आपको समझा रहा है सेकंड पॉइंट। ये रीजन, ये जो रीजन है ना, ये इसको समझा रहा है असर्शन को कि ऐसा होता है, इस रीजन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक, अब ऐसे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। देखो इसके परपेंडिकुलर, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ठीक, अब आप एक चार्ज को उठा के यहां से और मान लो यहां लेके गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स होता है, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब अगर फोर्स ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट इधर है dx, और दोनों के बीच में एंगल है 90, तो वर्क कितना होगा मेरे बच्चों? तो वर्क हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एफ का काम कौन कर रहा है यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट का काम मान लीजिए dx, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब वर्क 0 है। तो रीजन जो है, सबसे बढ़िया बात यह है कि रीजन क्या कह रहा है? रीजन अपने आप में असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, या ये कह सकते हो आप कि रीजन की वजह से असर्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। रीजन की वजह से असर्शन को, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन से असर्शन एक्सप्लेन भी हो रहा है। ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। पहला असर्शन इज नॉट कर, नहीं ये तो गलत हो गया, गलत। अगला, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये भी गलत हो गया। बोथ assertion and reason correct and reason is the correct explanation of assertion, बिल्कुल करेक्ट। दोनों assertion और reason करेक्ट हैं, और reason जो है वो assertion को explain कर रहा है, वो उसकी करेक्ट explanation है बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देखते हैं भाई साहब इसमें क्या बोला। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 86। देखो जी, 86 में भी दो पार्ट है, ये दो पार्ट नहीं है, 2024 के दो अलग अलग पेपर में आए हुए दो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पार्ट बना के इसलिए डाले ताकि मैं 16 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन खत्म कर सकूं, क्योंकि 84 तक हमने कर लिए थे। 84 के बाद 2000 मैंने बार बार बता दिया, अब नहीं बता रहा हूँ। तो 2024 के क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने दो दो पार्ट में करके डाल दिए। ठीक है, चलो पार्ट नंबर ए, पहला क्वेश्चन, ये 2024 का ही है। एन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन ए सर्किल अराउंड अराउंड ए न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। बोला इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट हो रहा है सर्किल में एक न्यूक्लियस के अराउंड, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है जेड ई। तो जी देखो, ये तो बीच में तो हो गया जेड ई, न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काट रहा है के बाहर। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस, माइनस ही। करेक्ट रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी ई ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसकी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या करेक्ट रिलेशन? पहली बात तो ये क्वेश्चन ना यहाँ का है ही नहीं, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं। ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? ये देखने को मिलता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप इसकी एनर्जी निकालते हैं, पर वहाँ पे जाके इसकी जो एनर्जी निकाली जाती है, फॉर्मूले उसमें इसी चैप्टर के एनर्जी वाले, तो वहाँ पे आप इसके एनर्जी वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको अगर कराऊंगा, तो ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको जाके मॉडर्न फिजिक्स। बेसिकली
मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन और इसका भी क्वेश्चन कहा जा सकता है, दोनों का मिक्सअप करके कहा जा सकता है, लेकिन मॉडर्न में इसको समझा है, ठीक है ना। तो मॉडर्न में आप इसको समझ सकते हैं, और चाहो तो अभी समझ लो यार, चलो समझा देते हैं, कोई बात नहीं। उसमें क्या करना है, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के और इनके भी कंसेप्ट लगेंगे। चलो, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मान लो v वेलोसिटी से, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ये रोटेट कर रहा है सर्किल में, हैविंग पॉजिटिव चार्ज जेड ई, करेक्ट रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी निकालो, ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू के और ई के बीच में टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताना है। तो चलो मान लो पहले तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक r मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, वो फोर्स इसको कहाँ से मिलेगा, F इज इक्वल टू, वो मिलेगा इसके इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से ये मिलेगा। तो ये F जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कौन सा फोर्स है, FC, C का मतलब सेंट्रीपिटल। इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखो, किसी के लिए भी याद रखो, जो भी बॉडी सर्किल में घूमती है उसको चाहिए सेंट्रीपिटल। वो कहां से मिलेगा, तो वो मिलता है किसी ना किसी फोर्स से। जैसे यहां पे मिल रहा है न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो, तो इसी अट्रैक्शन से इसको घूमने के लिए मिल रहा है सेंट्रीपिटल। तो ये जो FC है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv² बटे में r, और अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से निकाल लो, तो Q1 Q2, Q कितना है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, और इनटू में न्यूक्लियस पे चार्ज ZE, और बटे में r², एक r से एक r कट गया, ये बटे में चला गया, v² की वैल्यू आ गई बच्चों KZE² बटे में r, चेक करो, और बटे में m इसके बटे में, चेक करो KE² बटे में m, हाँ ठीक है। अब ये आ गया v की वैल्यू अंडर रूट में KZE² बटे में m इंटू r। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, और r है की रेडियस जिसमें ये घूम रहा है। ठीक हो गई बात। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चलो ठीक है, वेलोसिटी निकाल ली, हाँ, तो वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो भाई, हाफ mv², तो हाफ mv² की वैल्यू यहां से निकाल के रख दो, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये KZE² बटे mr, m से m कट गया, ये आ गया KZE² बटे में 2r, डेट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल। चलो जी पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वो कितनी आएगी, U इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2। पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच है, इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के, तो K Q मतलब पहला चार्ज Q1 वो है -E, आपको पता है ना, एनर्जी में चार्ज की जब वैल्यू रखते हैं तो प्लस माइनस के साथ रखते हैं, तो -E, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, प्लस का ZE, और बटे में इनके बीच का गैप R, ये सोल्व करके आ गया माइनस में KZE² बटे R। लो जी, ये आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, आपके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की मिला के पोटेंशियल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी है। अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। चलो जी टोटल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। E होता है K प्लस U, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, KZE² बटे 2R, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, माइनस में आई थी, तो माइनस में लिख दो इसको, माइनस लगा के KZE² बटे में, पूरा आ रहा है,
kZe² और बटे में R। अब अगर इसे देखोगे तो ये कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा माइनस का 1/2 kZe² बटे में, चेक करो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस की जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, तभी तो ये बंधा रहता है न्यूक्लियस। अगर किसी अट्रैक्शन है ना इनके बीच में, तो इसलिए टोटल एनर्जी जो है नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है जब ये बंधा हुआ है। अगर एनर्जी पॉजिटिव में होती तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ना घूमता, फिर भाग जाता छोड़ के उसको, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी माइनस में, ठीक है। तो माइनस में एनर्जी है इसकी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, पोटेंशियल पता चल गई और टोटल पता चल गई। अब इन्होंने ये पूछा है, ये बताइए कि टोटल और काइनेटिक, टोटल नहीं, टोटल और पोटेंशियल, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो चलो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। मैंने डिवाइड कर लिया E/U। पहले E को लिखूंगा, देखो वही माइनस का 1/2 kZe² बटे R, और U की वैल्यू माइनस का kZe² बटे R। ये माइनस से माइनस कट गया, R से R, ये पूरा कट गया इससे। यहाँ बचा है ये 1/2 E बटे में U। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो U बराबर 2E या 2E बराबर U। ये लीजिए, ये सारा काम हम मॉडर्न फिजिक्स में भी करते हैं, अब वहाँ भी करते हैं, मैंने आपको यहाँ भी करके दिखा दिया। आप कहोगे कि सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, वहाँ पता नहीं याद रहेगा। चलो कोई बात नहीं, ना भी याद, इस टाइप के वैसे क्वेश्चन वहाँ पे भी आएंगे। ऑप्शन हो गया हमारा E बच्चों, 2E = 2। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझो जरा, ठीक है। चलो अब बी पार्ट को करते हैं जरा। बी पार्ट में क्या दिया है, हटा दूं इसको मैं, देख लो, कर लिया नोट। चलो हटाने जा रहा हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट शुरू करते हैं 86 का। ये भी 2024 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ये एक जगह दो नहीं आए थे, अलग अलग आए थे। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन जूल, ठीक है, ऑफ पार्टिकल इन ए रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन एज यू। ये समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फंक्शन दिया हुआ है 2x² प्लस 3y³ और प्लस 2z, ये दिया है। ओके, हियर x y z आर इन मीटर, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी जूल में दी गई है, जूल में, और x y z मीटर में दिए हुए, यहाँ तक की बात ठीक है। फिर इसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट दिस, मतलब जो फोर्स लगा हुआ है उसका x कंपोनेंट बताना, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर जो फोर्स लगा उस पोटेंशियल एनर्जी और फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल पे जो फोर्स लगा हुआ है उसका एक्स कंपोनेंट बता देंगे। चलो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई आप, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी से, ये भी वैसे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन का नहीं है, ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में माइनस का डेल यू बाई डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस का डेल यू बाई डेल वाई जे कैप एंड माइनस का डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पता है तो उस पर लगने वाला फोर्स आप इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले में एक खास बात है, इसमें देखो इस फोर्स का ये जो है ये इसका x कंपोनेंट, ये फोर्स का y कंपोनेंट और ये फोर्स का z कंपोनेंट। हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ x कंपोनेंट।
ये मतलब हमें एफ एक्स चाहिए, सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स। तो आपको आगे जाके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इसे निकाल लो, u का डिफरेंशियल कर दो x के रेस्पेक्ट में। चलो तो u है हमारे पास, देखो ये रहा, u कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3y³ प्लस 2z डेल u बाई डेल x के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा। अब इसमें 3 टर्म है, तीनों का करना पड़ेगा। चलो पहली टर्म 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दूं डायरेक्ट, या चलो अलग अलग करके दिखा देता हूँ। डेल बाई डेल एक्स, 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल वाई, नहीं डेल बाई डेल एक्स, अभी तो x के रेस्पेक्ट में करोगे ना तीनों का, 3y स्क्वायर का डिफरेंशियल एंड डेल बाई डेल एक्स 2z का डिफरेंशियल करो, 2 बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 3y स्क्वायर का डिफरेंशियल 0। देखो जब आप पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल बोला जाता है, डेल बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स को छोड़ के बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट। तो आप डेल बाई डेल एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो, तो ये इसको क्या नजर आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कहीं एक्स नहीं है, तो एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट नजर आएंगे इसको। तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0। ये 2z, इसमें भी तो एक्स नहीं है, तो ये भी 0, इसका भी डिफरेंस। तो यहाँ से डेल यू बटे डेल एक्स की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 4x, क्या आ गई। अब डेल यू बटे डेल एक्स की वैल्यू आ गई 4x, उठा के इसमें रख दो क्योंकि फोर्स निकालना है, एफ एक्स, फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है। तो वो आया माइनस का डेल यू बटे डेल एक्स की वैल्यू वहां से आई माइनस का 4x, ठीक है। ये आ गया, आई कैप है इसमें, पूरा लिखना था, ये आई कैप भी लिख लो, आई कैप ये आ गया, ठीक है। वैल्यू तो सिर्फ वैल्यू पूछी है इन्होंने, आई कैप अब हटा देंगे लास्ट में। अब यहां से माइनस का 4 एक्स की जगह रखो, आंसर तो यही है, लेकिन किस पॉइंट पे पूछा, इस पे पूछा, 1,2,3 पे, मतलब एक्स की वैल्यू तो 1, एक्स की वैल्यू तो 1, इसमें तो एक्स ही आ रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो और आई कैप, तो आंसर आ गया माइनस का 4 आई कैप न्यूटन, ये आंसर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट का सिर्फ वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू के हिसाब से हमारा आंसर हो गया 4। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 न्यूटन। अगर डायरेक्शन छोड़ दी जाए तो आई कैप और माइनस को छोड़ दो तो सिर्फ 4 बचा, 4 इसकी वैल्यू, तो उसके हिसाब से आंसर हो गया। वर्क एनर्जी पावर का फॉर्मूला है, वो है क्वेश्चन है ये, वर्क एनर्जी पावर का। यहाँ पे इसका पोटेंशियल वगैरह का कोई रूल, कोई यूज नहीं था, लेकिन जिस बुक से ये मतलब लिखा होगा मैंने, तो उस बुक में इस चैप्टर में इसलिए दे दिया क्योंकि जब वो पढ़ते हैं वो देखते हैं पोटेंशियल लिख रहा है, बस पोटेंशियल लिखते ही समझ गए, उन्होंने सोचा कि ये क्वेश्चन जो है उसका बन गया पोटेंशियल वाले चैप्टर का। ये पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर में भी तो लिखा होता है पोटेंशियल, तो ये उसी का ही वो है क्वेश्चन। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया। क्वेश्चन में कहा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी 2 पार्ट में है। पार्ट नंबर ए, एन इलेक्ट्रिक, सारे 2024 के आए हुए क्वेश्चन जेई मेंस के। एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर सिचुएटेड एट √3, √3 एंड √6, 0 respectively. The potential difference between the points P and Q will be। चलो जरा चेक करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये तो है ओरिजिन, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है कितना 10 टू द पावर -6 कूलम का, ये रखा है 10 टू द पावर माइनस माइक्रो कूलम,
माइक्रो कूलाम का मतलब तो माइक्रो कूलाम का मतलब तो चलो, तो 10 की पावर -6 हो गया ये माइक्रो कूलाम। ये ओरिजिन पे रखा है, 0 0 पे रखा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट लिए P और Q, एक √3 कॉमा √3, इधर √3 इधर √3, तो यहाँ पड़ेगा करीब करीब P पॉइंट √3 कॉमा √3, चलो ठीक। एंड √6 कॉमा 0 वो करीब करीब यहाँ पर √6 कॉमा 0 वो पड़ेगा एक्स एक्सिस। ये है Q पॉइंट। अब यहाँ से आपको P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल। एक बात बताओ, यहाँ से P पर कितना पोटेंशियल होगा, इसको यहाँ से मिला लो। मान लो ये डिस्टेंस है R1 और इसको यहाँ से मिला लो, ये मिला हुआ ही है ये तो है। इसकी डिस्टेंस मान लो R2। तो पहले मैं P पे पोटेंशियल निकालूं, तो P पे पोटेंशियल आएगा K Q, किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से। इसकी वजह से R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा, R1 डिस्टेंस पे यहाँ P पे, तो वो कितना होगा K Q, चार्ज कितना है 10 की पावर -6 इनटू में माइक्रो कूलाम है तो 10 की पावर -6 कूलाम में चेंज कर लिया और बटे में, अरे 10 की पावर -6 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर 6 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो बहुत ईजी है सर। देखो इस पे अगर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट है √3, देखो ये है ये रहा, और y कोऑर्डिनेट इसका ये डिस्टेंस ये भी √3। तो यहाँ से यहाँ तक की पाइथागोरस से निकाल लो। R1 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर √3 का स्क्वायर 3 + 3 6 √6 मीटर आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक R1 की वैल्यू √6, तो R की वैल्यू √6 आ गई। ऊपर आ गया सॉल्व कर करा के, K की वैल्यू रखो 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, और 10 की पावर -12 बटे में अपॉन में √6। तो जी ये P का पोटेंशियल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ चुका है 9 × 10 की पावर -3 अपॉन में √6 वोल्ट। ये आ गया, चेक कर लो यही है क्या। अब निकालना है आपको यहाँ पे √6 डिस्टेंस Q पे। आंसर तो इसका 0 है, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके दिखा, वरना एक ही लाइन में हो जाएगा बस, ये 0 आंसर इसका, और पूरा सॉल्व करके दिखा। चलो वी क्यू निकालेंगे तो इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज 10 की पावर -6 और कितनी दूर यहाँ से, कितनी दूर है ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हैं √6, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई R2 बराबर √6। तो ये आ गई K Q वही 10 की पावर -6 माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 से और मल्टीप्लाई कर दो और बटे में डिस्टेंस √6। क्या ये Vp और Vq दोनों सेम नहीं है, अरे ये भी यही आएगा सॉल्व करके जो आया है, ये भी तो यही था, देखो ये और ये सेम ही तो आया है, क्योंकि यहां से ये पॉइंट उतनी ही दूर है जितना यहां से ये पॉइंट है, डिस्टेंस सेम है R1 और ये वाली डिस्टेंस R2, डिस्टेंस सेम है तो उससे Vp और Vq को निकालेंगे और दोनों को आपस में देखेंगे तो इक्वल आ रही है, Vp = Vq, दोनों आपस में। तो अगर इनका डिफरेंस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा P एंड Q के बीच में, तो Vp - Vq, तो ये इससे कट गया, दोनों इक्वल है तो 0 आ गया आंसर, पोटेंशियल, तो आंसर है इसका, ठीक है। आसान था ये, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने तो आपको करके दिखाया, मैं पूरा करके दिखाता हूँ, पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप जो है उस सवाल को देखते ही लगा सकते, बड़ा आसान हो जाता है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें तो हटा देते हैं क्या कहा। बी पार्ट,
व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at rate W. If the wire is cut into two halves and these halves are connected mutually parallel across the same supply, the energy dissipation rate will become. देखो भाई, एक ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे भी ये क्वेश्चन इस चैप्टर में इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल लिखा हुआ आ गया पोटेंशियल, तो इन्होंने सोचा पोटेंशियल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ हो जाए यहाँ हो जाए, क्वेश्चन तो करनी। चलो क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस R है, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल V है। इट डिसिपिएट एनर्जी एट रेट W, इसका जो एनर्जी डिसिपिएट का मतलब होता है एनर्जी इसके अंदर कितनी खर्च हो रही है। आपको पता है एनर्जी क्यों खर्च होती है? बैटरी छोड़ती है करंट, वो करंट निकलता है इस रेजिस्टेंस के अंदर से, रेजिस्टेंस के अंदर से करंट निकलता है तो रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करता है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस इसके अंदर हो रही है, इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट जब निकलना चाहता है तो करंट को ये रोकता है रेजिस्टेंस, तो इस वजह से एनर्जी लॉस होती है, तो एनर्जी लॉस हो रही है। उसके लॉस होने का जो रेट का फॉर्मूला होता है, उसकी पावर P, एनर्जी के लॉस होने का रेट पावर P, वो होता है आपका कितना I स्क्वायर R, ये पावर का फॉर्मूला, यही नहीं 3 फॉर्मूले हैं, एक है V स्क्वायर बटे R और एक है V इंटू में I, ये 3 फॉर्मूले हैं पावर के। तो इसके अंदर फिलहाल बैटरी जो V वोल्ट की लगी हुई है, इसके अंदर रेजिस्टेंस में से जो करंट जा रहा है उसमें जो पावर खर्च हो रही है, जो पावर खर्च हो रही है उसका रेट दिया है W, मतलब पावर है ये W, ये W को भी वर्क सोचो आप, तो पावर है क्योंकि ये है एनर्जी डिसिपिएशन का रेट। रेट क्या होता है? एनर्जी का रेट होता है पावर, तो ये पावर दे दिया आपको W, तो W की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी? I स्क्वायर R, करंट इसके अंदर से जा रहा है I स्क्वायर, या ये V स्क्वायर अपॉन R वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जो जरूरत पड़े। अब आगे बढ़ो, इसने क्या कहा? इसने फिर कहा इफ द वायर इज कट इनटू टू हाफ, इस वायर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, दीज हाफ्स आर कनेक्टेड म्यूचुअली पैरेलल, और दोनों हिस्सों को पैरेलल में लगा दिया। देखो अब वायर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, जब वायर को ना बीच में से काट देते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, आधी लेंथ रह गई तो आधा रेजिस्टेंस, तो इधर R/2, इसमें भी R/2, और फिर भी बैटरी वही लगा रखी है V, यहाँ पे I के बजाय V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। पहले जो W था, पहले केस में इसके अंदर जो पावर डिसिपिएट हो रही थी, पावर जो खर्च हो रही थी, वो कितनी हो रही थी? V स्क्वायर बटे R। क्यों मैं सर ये क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि अब ये पैरेलल में जोड़ दिए तो इनकी दोनों की पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी, जो पहले वाले रेजिस्टेंस की होगी R/2 की, दूसरे वाले की भी इतनी होगी। पोटेंशियल जो है पैरेलल में सेम रहता है, जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ है, वही इसके ऊपर है वही इसके ऊपर है, तो पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में। तो हम इसलिए पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, करंट वाला नहीं। करंट तो बट जाता है, आधा आधा बट जाता है, क्योंकि यहाँ R/2 आधा आधा बट जाएगा करंट, तो करंट की जगह पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा लो। अरे यार करंट से भी आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं, पर मैं पोटेंशियल वाला लगा लेता हूँ यार, ठीक है। तो W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, इसकी पहले वाले सर्किट में जो पावर खर्च हो रही है वो कितनी हो रही है? V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि ये बैटरी इसके अक्रॉस लगी R के, तो V स्क्वायर बटे। अच्छा, अब रेजिस्टेंस R/2 आधे आधे कर दिए, वोल्टेज वही है, इसकी भी V इसकी भी V, तो इसमें कितनी पावर खर्च होगी? तो इसकी पावर खर्च होगी W डैश, दोनों की मिला के कह देता हूँ, इसकी पहले इसकी, तो वो V स्क्वायर बाई R, R कितना? R/2, दूसरे की कितनी है? इसकी, तो इसकी होगी प्लस में V स्क्वायर बाई R/2, ये ऊपर चला गया,
ये आ गया 2v² बटे आर प्लस 2v² बटे आर, दोनों को ऐड कर दो तो 4v² बटे में आर, ये आ गया डब्ल्यू डैश। मतलब इसके अंदर खर्च होने वाली नई पावर जब इनको आपस में पैरेलल में लगा दिया। पहले बिना पैरेलल के लगाया था, अकेले लगाया था, तो इसकी जो पावर आ रही थी वो आ रही थी v² बटे आर। और अब जब इसको आधा काट के, इस पूरी वायर को आधा काट के r/2 करके फिर से पैरेलल में बैटरी के साथ लगा दिया, तो अब कितनी पावर खर्च हो रही? अब हो रही है इतनी। क्या पहले से ज्यादा हो रही है? हाँ सर, पहले हो रही थी W = v² बटे आर, तो हम v² बटे आर की जगह W लिख सकते हैं। यहाँ देखो v² बटे आर की जगह W लिखेंगे, 4 को बाहर रख लो, अंदर बचा v² बटे आर और इसकी जगह लिख दो W, तो आंसर आ गया 4W। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर जो नई पावर है वो कितनी है? पहले से 4 गुना है, 4 टाइम। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आंसर 4W। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल यार आसान है। जेईई मेंस के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं ऐसा लग रहा होगा आपको। एक दो क्वेश्चन मुश्किल आता है, ऐसी बात नहीं है। पूरे पेपर में आप ये मान के चलो कि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत मुश्किल। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, आसान ही होते, तो देख भी रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। चलिए बच्चों, क्या दिया है सवाल में, जरा ध्यान से। इसमें कहा 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, 2024 का ही क्वेश्चन है ये। सारे 100 तक 2024 वाले क्वेश्चन है जेईई में। 2 चार्ज्ड conducting spheres of radii A and B are connected to each other by a conducting wire. The ratio of charges of the two spheres respectively is. Ratio of charges of the two spheres. देखो, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ना अधूरा है। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, पर समझना पड़ेगा, यहाँ हो सकता है ऐसा ही दिया हुआ हो, जिसकी पहले की रेडियस a है, दूसरे की b है। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर मान लीजिए Q1 और इसके ऊपर मान, ठीक है। अब इनको हमने एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर, एक वायर के, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता है, हमें पता है। मान लो इसका पोटेंशियल हाई है, इधर से इधर चार्ज फ्लो हुआ, इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसका V2, तो क्या V1 V2 निकाला जा सकता है? बिल्कुल। V1 की वैल्यू आ जाएगी K Q1 बटे में A, कई बार बता चुका हूँ फॉर्मूला। और V2 की वैल्यू आ जाएगी इसकी सरफेस पर पोटेंशियल, वो आ जाएगा K Q2 बटे में B। अब यहां से सोचो, इधर से इधर चार्ज जा रहा है, कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इसका भी हो गया V और इसका भी हो गया V। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, चार्ज का चलना तब बंद। अब क्या ये कॉमन पोटेंशियल निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल। इसका पोटेंशियल आएगा V = K, चार्ज इस पे, अब इस पे जो नया चार्ज है मान लीजिए Q1 डैश है, इस पे भी नया चार्ज Q2 डैश है। अब हमें Q1 डैश, A Q1 डैश और बटे में इसकी रेडियस वही है A, और इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो V K Q2 डैश बटे में B। बोलो ठीक है कि नहीं? रेडियस B है। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों के ऊपर बाद में जो चार्ज आया उसका रेशो बताओ। इसका अगर रेशो निकालें हम आपस में, पोटेंशियल तो दोनों पे सेम हो ही चुका है, चलो ये कर दो इसका रेशो। V से V कट गया, इधर तो बचा 1, इधर K से K कट गया और ये ऊपर चला गया B, Q1 डैश इंटू में B और बटे में Q2 डैश इंटू
इसको इधर ले आओ, तो Q1 डैश बटे में Q2 डैश इक्वल्स टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो A बटे में ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब इनका जो चार्जेस का रेशो है वो A बटे बी के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इस, तो बिल्कुल आसान सवाल, एकदम आसान, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज हमने जेईई मेंस के कई सारे क्वेश्चन कर लिए, 5-7 तो कर ही लिए, बाकी कल करते हैं बच्चों। कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और सबसे ज़रूरी बात, कमेंट वमेंट कर दिया करो। कमेंट में क्यों कहता हूँ बार बार, इसलिए कहता हूँ क्योंकि कमेंट पढ़ने से ना मुझे ये फील आती है मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जवाब देता हूँ, तो ये फील आती है, तो इसलिए कमेंट कर दिया करो यार। ठीक है, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, पर कमेंट जरूर। सब्सक्राइब तो चलो एक ही बार करना होता है, पर जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं चैनल पे, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब शेयर भी करें बच्चों को, और आगे अपने बताएं उनको क्या पैसे बताएं। चलिए कल